तो हाय बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आए हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए बड़े ध्यान से देखते चलिए और कॉपी पेन रखे रहिए। मैंने बता दिया कि एमसीक्यू तो बहाना है, केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, करा द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। बेटा कह रहा है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को मिलाते हैं तो रेट ऑफ वो जो चेंज करता है तो किसको चेंज करता है रिएक्शन में, किसके क्वांटिटी को, क्या एंथैल्पी को, एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी। तो बता दे बेटा आपको कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि आपको बता दें कि दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना, ये जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया की दर है उसको डिक्रीज़ करते हैं, अर्थात घटा देते हैं, ठीक है ना। तो जब कैटलिस्ट की हम बात करते हैं तो यूजुअली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को लेते हैं। देखिए ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के पास एक तो एनर्जी ऑलरेडी है, अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कहने का सेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ तक पहुँचेगा। तो जब पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा उसको कम कर देता है, यहाँ ला देगा, जिससे और ईजिली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट अगर मिलाया होता तो क्या करता है, ये जो पाथ है बेटा एक न्यू पाथ और बढ़ा देता दूरी, जिसकी वजह से और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला करके कैटलिस्ट के मिलाने पर किस में चेंजिंग होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में। वो भी पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, घटा देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट बेटा बढ़ा देता है, सक्रियण ऊर्जा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर है यह देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन पी क्यू ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी इंक्रीजेस बाई फैक्टर ऑफ 8 upon doubling the concentration of P, order of the reaction with respect P, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन की बात कर रहा है ना, कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन P और की एक क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P इंक्रीजेस बाई फैक्टर ऑफ 8 upon doubling the concentration of P, है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो द रेट डिसअपियरेंस ऑफ P इंक्रीजेज बाई फैक्टर 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ P। यानी जब P का हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो कितना हो जाता है बेटा, 8 टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। जब हम उसके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो 8 टाइम इंक्रीज़ कर दे रहा है। इसका मतलब कि P के कंसंट्रेशन डबल किए तो कितने पावर बेटा हम करेंगे इसको, 2 to the power 3 जब करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि इसका आर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 3 आर्डर। इसकी वजह से हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। देखिए ये जो है सैम्पल पेपर 2023 और 24 में दिया है सीबीएसई बोर्ड के। बेटा पहला करा है मालिकुलेरिटी ऑफ फ्रैक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन नो। बेटा कभी फ्रैक्शन या जीरो नहीं हो सकती, मालिकुलेरिटी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। आर्डर जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है, तो ये भी गलत कह रहा है बेटा। मालिकुलेरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सही कह रहा है, क्योंकि देखिए मालिकुलेरिटी के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर, एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड करता है ना। उसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटा एक गलत कह रहा है, ये सही कहा, ये मालिकुलेरिटी ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है बेटा, डायरेक्ट आप रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं। रिएक्शन विद द मालिकुलेरिटी 3 आर वेरी रेयर, ये तो सही कह रहा है, बट आर फास्ट नो, ये फास्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। मालिकुलेरिटी 3 या 3 से अधिक तो बेटा बहुत कम होता है, बहुत टफ देखने को मिलता है रेयर कंडीशन। तो ये तो सही करा, लेकिन करा फास्ट, ये गलत कह दिया। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। बेटा कह रहा है जैसे फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आर जो होता है इट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसके पावर 1 होगा, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है रिएक्टेंट के पावर वही हम राइट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम रख दें कि रेट कांस्टेंट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हम कितना आर की वैल्यू रख दें बेटा, ये 0.01, 1 मोलर, 10 मोलर, 0.1 मोलर। तो बेटा देखने से ही दिख रहा है कि अगर हम आर की वैल्यू बेटा 1 मोलर कर दें, 1 मोलर कर दें तो के किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि किस कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चौथा क्या हो जाएगा, बी 1 मोलर अगर रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों सेम हो जाएगी, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। कहा क्या है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर, यानी किस ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आर के एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर आर के पावर कितना कर दे बेटा कि के आर के बराबर हो जाए, क्योंकि जब वैल्यू सेम होगी तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पावर अगर हम 0 कर दे बेटा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इनकी यूनिट भी सेम होती है, यानी रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यही यूनिट सेम होगी बेटा रेट कांस्टेंट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ए का ऑप्शन सही है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए 6 का क्या कर रहा है कि विच ऑर्डर्स हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती बेटा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बता दें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ, इट इज़ इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन के, ठीक है ना। यानी जो हाफ लाइफ होगी जीरो ऑर्डर की उसका फार्मूला होता है 0.6932 अपॉन के रेट कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ है बेटा। बताइए क्या यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिख रहा है, क्या नहीं है ना, तो डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, हाफ लाइफ सेम आएगी सेम सैंपल के लिए। तो कौन सा बेटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। 7 कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द प्लॉट ln नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ r वर्सेस टाइम, है ना। तो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम नेचुरल लॉग r और टाइम के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो उसका स्लोप क्या होगा, व्हाट इज़ द स्लोप, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन जो बनता है दैट इज़ k इजकल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ r0 बाई r। यह है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। बेटा इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग r जो हो जाएगा, यह इक्वेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ r0 माइनस के टी, क्या हो जाएगा, के टी। तो क्या बना था इक्वेशन, ln एक्टिव मास ऑफ r इज इक्वल्स टू ln r0 माइनस के टी। बेटा लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि y एक्सिस पर चलेगा या इंटरसेप्ट होगा, m की जो वैल्यू होती है यानी माइनस के जो होगा स्लोप हो जाएगा, और t जो होगा वो x एक्सिस पर चलेगा। तो बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग r, ठीक है ना, ln y पर जाएगा, x पर टाइम आ जाएगा, टाइम आ गया, कन्फ्यूजन t। अब जब इसका ग्राफ प्लॉट निगेटिव चल रहा है तो स्लोप ऐसे आएगा। बेटा ये जो स्लोप होगा यही कहलाएगा, स्लोप ही क्या होता है, माइनस के बराबर होगा। और इंटरसेप्ट इसका अगर देखेंगे दैट इज़ ln r0, रेड से लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। यानी जहाँ जिस पॉइंट पर कट करेगा वो किसके बराबर हो जाएगी, ln r0 के बराबर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7वां का बताइए, 7th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी
क्योंकि स्लोप हमारा माइनस के बराबर होगा। देखिए मैंने बताया था आपको कि एक एक पॉइंट को बेटा हम लोग MCQ की तरह नहीं देखेंगे, इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे ताकि कहीं से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप रटे ना, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा बेटा, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बेटा हाफ लाइफ इक्वेशन क्या होता है, डी वाला सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, R0/2K, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा, अगर पूछ दे कि किसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है बेटा, तो आप बता दें 0, क्योंकि 0 का हाफ लाइफ R0 पर डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। जितना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द प्लॉट आर वर्सेस टाइम, है ना, वर्सेस टाइम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बेटा जीरो ऑर्डर के लिए कह रहा है कि क्या हो जाएगा जब हम किसके बिटवीन ग्राफ प्लॉट करें, एक्टिव मास ऑफ आर वर्सेस टाइम के बिटवीन। तो बेटा देखिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन जो बनता है, इक्वेशन जो बनेगा K इज इक्वल्स टू 1/T R0 माइनस R, यही इक्वेशन होता है बेटा। अब हमें R के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, तो इस इक्वेशन से हम लिख लेंगे R बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -KT प्लस R0 होगा, R0 बेटा y किसके इक्वल हो जाएगा, mx प्लस सी, x प्लस सी। तो बेटा जब इनके बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो y एक्सिस पर R जाएगा, इसका जो क्या पूछ रहा है जीरो ऑर्डर द स्लोप, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, यम जो होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, -K के बराबर। तो 9 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। और t कहाँ जाएगा, x एक्सिस पर जाएगा, और इसका भी इंटरसेप्ट कहाँ होगा बेटा, R0 पर जाकर के कट करेगा, यानी ग्राफ प्लॉट ऐसे करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा हो जाएगा -K के बराबर स्लोप होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही जगह, तो 9 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर द रिएक्शन 3A इज इक्वल्स टू 2B, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt इज इक्वल टू dB/dt, यानी ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो याद होगा R बराबर होता है, 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, तो जो रिएक्टेंट होता है उसको माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, -1 नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स, पढ़े होंगे, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ हो जाएगा D एक्टिव मास ऑफ A/dt, रेट के बराबर होगा बेटा, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि समय के अनुसार उसका कंसंट्रेशन घटेगा। अब B के लिए चलेंगे तो बेटा कितने मोल है, 2 मोल है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे +1/2 D एक्टिव मास ऑफ dB/dt, ठीक है ना, dt। अब पूछ रहा है dB/dt किसके बराबर होगा, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, R के बराबर हो जाएगा, इसके सेंस में जब चलेंगे तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, -2/3 D एक्टिव मास ऑफ A/dt, नहीं होगा बेटा। जब हम इसको B को ही रोक देंगे और इसको उधर भेजेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पर, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -2/3 dA/dt। तो कौन सा ऑप्शन सही जगह, 10 का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी ए के रिस्पेक्ट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए 1.5 मोलर आफ्टर 120 सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज 0.75, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इट इज़ फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक, हो जाएगा K इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस R अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा K की वैल्यू हम पता करेंगे, R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.5 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना दिया बेटा A का 0.75, इसको माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अपॉन टाइम कितना दिया बेटा 120 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने बेटा वैल्यू आ जाएगी 0.00625, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा सही बेटा, कौन सा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा।
कह रहा है वेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने देखिए बताया था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का इक्वेशन आता है बेटा, दैट इज आर नॉट अपॉन 2k। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि जो टी हाफ होती है यह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीरो के लिए। फर्स्ट का तो डिपेंड ही नहीं करता। तो बेटा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन इतना, द रिएक्शन इज गिवन एज। तो बेटा के अगर दिया हुआ तो टाइम कितना लेगा बेटा, तो याद करिए इक्वेशन पढ़े हो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है ना। फिलहाल टाइम पूछ रहा है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम को इधर भेज देंगे और रेट कांस्टेंट नीचे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के। अब लाग आर नॉट जब परसेंटेज का मैटर है तो 100 हम कंसीडर कर लेंगे। और बेटा 99% कंप्लीट हो जा रहा है तो आर जो होती है, जो आर होती है वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो कंप्लीट हुआ उसको। तो 100 में से 99 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉग यहाँ 1 हो जाएगा, लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग 100 को मे भी राइट किया जा सकता है लॉग 10⁻², लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 2 फ्रंट पर चला जाएगा, 2 फ्रंट पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कुल मिलाकर कर देंगे तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 606 अपॉन के, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए नीट 2019 में पूछा है। नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, करेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, है ना। तो किससे डिटरमाइन किया जाएगा, 14 वाला देखिए। आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन याद है, आर्हेनियस इक्वेशन बेटा बताया गया था लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। यही तो आर्हेनियस इक्वेशन आया था बेटा। तो बताइए ए की वैल्यू कब पता हो बेटा, जब 2 रेट कांस्टेंट पता हो और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर हों, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगे तभी तो होगा। तो बेटा 14 का अगर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर। येस गुड, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ये कब पूछा बेटा, सेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे अब हम बढ़ते बेटा। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 + Cl2 HNu2Cl। देखिए बेटा जहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं ना, HNu यानी फोटान, जहाँ फोटान प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शन यूजुअली आप देखेंगे तो कौन से होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही जगह बेटा, जीरो, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। 2023 में पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में 16, ठीक है ना। क्या करें, फॉर अ रिएक्शन A + 2B = C + D द रेट लॉ इज गिवन, ये दिया हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कॉन्स्टेंट वाइल दैट B इज डबल्ड, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। बेटा देखो इक्वेशन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। R = दिया KA/B⁻²। अब B के पावर 1 यानी इसके मतलब कुछ नहीं दिया बेटा, तो पावर 1 होगा। ऑर्डर टोटल कितना हो जाएगा रेट ऑफ इस पूरे रिएक्शन का, तो 1 + 2 यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन B के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि A को कांस्टेंट कर दिया जाए और B को क्या किया जाए, डबल किया जाए, तो क्या हो जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, R के A को तो बेटा कांस्टेंट ही रहने दिया हमने, लेकिन हमने B को क्या कर दिया, डबल कर दिया बेटा, तो 2B के पावर 2 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो R = KA, है ना। B के पावर 2 तो रहेगा, लेकिन यहाँ 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 16 का क्वाड्रपल्स यानी 4 गुना, क्वाड्रपल मतलब 4, क्वाड मतलब 4 होता है, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। तो कह रहा है इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड में इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा ध्यान देना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना यूज़ करता है, यानी क्या करता है, रिमेन अनचेंज्ड बना रहता है। जितना टेम्परेचर रहता है बेटा वो उतना ही बना रहता है, क्योंकि कैटलिस्ट कभी टेम्परेचर को अफेक्टेड
नहीं करता, सिर्फ किसको अफेक्टेड करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं करेगा। ओके चलो बेटा नेक्स्ट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑब्टेन्ड इतना A+2 रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर दिस रिएक्शन। ए बेटा ध्यान देना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कई बार बोर्ड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, नीट और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा। देखो यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया है, बस रिएक्शन आपको टेम्परेचर सिर्फ घुमाने टहलाने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो हम जब भी आर्डर, देखिए आर्डर को आइडेंटिफाई करने का तरीका कई है, ग्राफ से आप पहचान सकते हैं, ग्राफ से पहचान सकते हैं या यूनिट से। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या लिया बेटा, देखिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है बेटा, तो ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। तो क्या हो जाएगा 18th का बी, 18th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके देखिए किसी के रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करने का फार्मूला, के जो होता है इसकी यूनिट पता करना चाहते हैं तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स होता है बेटा। यहाँ n क्या होगा, आर्डर होगा, n क्या होता है, आर्डर होता है, ठीक है ना। तो जिससे हमें मान लीजिए फर्स्ट 0 का पता करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल, बड़े ध्यान समझना, यहाँ से क्वेश्चन कई ठो बनते हैं बेटा। अब 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब 1 - 0 मतलब पावर 1 ही रह जाएगा। तो 0 आर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। अब फर्स्ट के लिए मान लीजिए अगर करना हो, फर्स्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स 1 - n, n की वैल्यू हम 1 ले लेंगे फर्स्ट के लिए, सेकेंड इनवर्स तो बेटा यहाँ 0 आ जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। और जब इसके पावर 0 होगा तो शून्य बेटा सन्नाटा, यानी सिर्फ सेकेंड इनवर्स रह जाएगा, तो यानी फर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर 10 आर्डर के लिए आपको पूछा जाता तो क्या करते बेटा, यहाँ पर जानते क्या करते, मोल, ध्यान देखना लीटर इनवर्स, अब 10 आर्डर है तो 1 - 10 तो -9 सेकेंड इनवर्स, बेटा इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर -9 आ जाएगा और ये -1 + 9 हो जाएगा, यानी मोल टू द पावर -9 लीटर +9 सेकेंड टू द पावर -1 पता कर सकते हैं, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विच हैज़ रेट इज इतना। देखिए किसी भी रिएक्शन को हम देख करके आर्डर तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। अब देखिए आर की वैल्यू जो दिया है, रेट जो दिया है उसको देखिए, उससे हम पता कर लेंगे। इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बेटा अगर इसकी हम पूछे तो आर्डर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में सभी के कंसंट्रेशन का पावर करिए, तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, कितना हो जाएगा बेटा 2 + 1, यानी इसका आर्डर कितना हो जाएगा 3। यह थर्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो इसकी यूनिट पता करने का तरीका जस्ट बताऊँ बेटा पिछले में कि मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n, मतलब थर्ड आर्डर है, सेकेंड इनवर्स। बेटा जब इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -2 तो इस पर भी -2 आ जाएगा, और -1 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर -2 लीटर पावर 2 सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। क्या करा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.2 × 10⁻⁻⁻ मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखिए इसको पहचानने का तरीका भी हमने बता दिया था। देखिए सबसे अच्छा मज़े की बात बता दूँ बेटा ना, कि मोल के पावर जितना दिया हुआ है ना, या लीटर के पावर जितना दिया है उसमें एक जोड़ दिया करो। ट्रिक बता दूँ बेटा, तो मोल के पावर क्या है -2 और लीटर के पावर 2, तो लीटर को ही ध्यान दे दीजिए, लीटर में जितना पावर है एक जोड़ दिया करो बेटा। तो लीटर के पावर 2 + 1 यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, कौन सा हो जाएगा 3 ऑर्डर इसका हो जाएगा, है ना। पहचानने का तरीका है, लीटर के पावर जितना दिया हुआ है एक आप ऐड कर देना बेटा, ऐड कर दोगे तो वही हो जाएगा उसके पावर, ठीक है ना। ओके तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। इन कोलिजन थ्योरी केमिकल रिएक्शन ZAB रिप्रेजेंट्स, ध्यान देना 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में 2020 में पूछा है, ठीक है ना 21 का, कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पर आपको बता दें, पढ़े होंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में एक इक्वेशन आया था कि रेट कांस्टेंट जो होता है PZAB
बेस ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, इक्वेशन दिया गया था। बेटा ध्यान देना, ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, पी जो है प्रोबेबिलिटी को शो करता है ना, जेड जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ए बी क्या है, ए और बी मालिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए और बी क्या कर रहे हैं, मालिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेड ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। गुड, बी इज द करेक्ट। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, और टी बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सबको मैंने बता दिया। फिर जेड ए बी को पूछ रहा है, तो जेड ए बी क्या बेटा, मालिक्यूल्स जो ए और बी रिएक्टेंट के हैं उनके कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आर यू अंडरस्टैंड। चलो बेटा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर बेटा चमक रहा है सूर्य की तरह। द प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t हेल्प्स टू कैलकुलेट। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट और 1/t 1 टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया था वो आर्हेनियस इक्वेशन में आया था, याद होगा शायद आपको। लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन में ग्राफ आया था बेटा। ये y को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका c हो जाएगा प्लस m इंटू एक्स मतलब 1 टाइम आ जाएगा, 1 टाइम। तो बेटा ध्यान देना, जब इसके बिटवीन ग्राफ प्लाट करोगे ना इस इक्वेशन के बेस पर, तो देखिए ग्राफ प्लाट करने पर आपको कुछ, चलो मैं दिखा देता हूँ ग्राफ जो बनेगा बेटा। इसका ग्राफ प्लाट करेंगे तो लॉग के आ जाएगा कहाँ, y एक्सिस पर, है ना, और x एक्सिस पर आ जाएगा बेटा 1/t, जो इक्वेशन ऊपर लिखा हूँ उसी के बेस पर बेटा। इसका नेगेटिव में चल रहा है तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप इसका रिप्रेजेंट करता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप आर को। और ये जो इंटरसेप्ट इसका आएगा बेटा, इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज़ लॉग ए के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक के और 1/t जो है किसके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा बेटा। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को पता करने में हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट जो बताया गया था, उसमें कहा गया था कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है बेटा जस्ट 2 से 3 गुना तो बढ़ जाती है, यानी अप्रॉक्स 2 टाइम बढ़ जाता है। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने का डिफरेंस बेटा, 90 डिग्री। यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस था, 10 था, 100 किया गया तो कितना बढ़ा गया, 90 डिग्री बेटा। और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है बेटा, 2 टाइम बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी 10 से अगर कंपेरिजन करिए तो कितने टाइम बढ़ जाएगा बेटा, 9 टाइम बढ़ जाएगा। यानी 2 टाइम, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 टाइम बढ़ता है तो 9 टाइम बेटा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 9 करेंगे तो हो जाएगा 512, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। व्हाट इज़ द ऑर्डर इन मॉलिक्युलरिटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन रेट-ला एक्सप्रेशन। बेटा रेट-ला एक्सप्रेशन किया है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है C12H22O11 होता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा तो ये 2 पार्ट्स में टूटता है, C6H12O6 और एक C6H12O6 और बनाता है, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। तो देखिए यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है रेट जो है कि सिर्फ सुक्रोज के पावर 1 दिया है ना, यानी वाटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा मॉलिक्युलरिटी अगर हम देखेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको देखते हैं, तो 1 मोल सुक्रोज 1 मोल वाटर, यानी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। बट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आयरन बेटा वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। बेटा 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑर्डर इज़ 1 मॉलिक्युलरिटी इज़ 2, करेक्ट है। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 2 इसलिए होगी क्योंकि वाटर और सुक्रोज दोनों के मॉलिक्यूल को हम लेंगे, और ऑर्डर इसलिए करेंगे क्योंकि वाटर को तो एक्सक्लूड कर देते हैं बेटा, इस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
बेटा 2023 और 24 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 क्वेश्चन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा ध्यान देना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड की होती है वो बैकवर्ड से क्या हो जाती है बेटा, कम होती है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ ये कुछ इस तरीके से, जब वो टेम्परेचर रिलीज़ करेगा तो यहाँ रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तो एनर्जी का ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए अगर हम देखें रिएक्टेंट के लिए बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहीं तक ना चाहिए, सिर्फ यही तो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। लेकिन जब बैकवर्ड में हम चलेंगे तो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में अब एक्टिवेशन एनर्जी बेटा यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो ईमानदारी से बताओ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट बेटा ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से चलेंगे तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चलना होगा। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है बेटा, फॉरवर्ड वाले की कि बैकवर्ड वाले की। तो बैकवर्ड वाले की जो है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और फॉरवर्ड के लिए बस यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा आपके स्क्रीन पर चमक रहा है। यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया हुआ है, के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या दे रहा है, 4.5 × 10⁻11। ठीक है ना। यहाँ बेस ई लेकर के पावर 28, यहाँ के देखिए यूनिट है, उससे कोई मतलब नहीं है, अपॉन टी। बेटा आरएनएस इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो आरएनएस इक्वेशन दिया था के ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या दिया था, आर टी। बेटा अगर हम कंपैरिजन करें, ध्यान दीजिएगा, तो जो आरएनएस फैक्टर इसकी वैल्यू तो इसके बराबर हो जाएगी, बेस ई है, बेस ई है। अगर इनको हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ई ए अपान आर टी की जो वैल्यू होगी, ई ए अपान आर टी की जो वैल्यू होगी बेटा, वो 28,000 अपान टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, टी के बराबर हो जाएगी। तो जब हम ई ए को फाइंड आउट करेंगे तो आर टी उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 28,000 टी एंड आर अपान ये वाला टी डिवाइड करेगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 28,000 में आर की वैल्यू जो है 8.314 होती है। जब उसको लिख करके बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 232.79 किलो जूल पर मोल। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। कितना रखेंगे बेटा आर की वैल्यू, भाई 28,000 में आर से गुणा कर दीजिए, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। रख करके कैलकुलेट कर लेना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके 27 में क्या कह रहा है बेटा कि एक रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, यहाँ स्लो स्टेप उनके मैकेनिज्म दिया गया है, इट्स आर्डर वुड बी। देखिए आर्डर हमेशा बता दो बेटा, तो हमेशा जानते क्या होता है, हम आर्डर में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को लेते हैं, यानी जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन से बेटा, पहला वाला है। इसमें कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ A2 के 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आर्डर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए है ना, ए इज़ द करेक्ट। 27 का ए। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात आती है तो जो स्लो होता है पूरे मैकेनिज्म में, जो सबसे स्लो होता है बेटा उसी को लेते हैं। तो पहला वाला स्लो स्टेप है, तो इसमें कितने मोल भाग ले रहे हैं, 1, तो आर्डर इज़ 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट। बेटा ये जो है किस पर डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप पढ़े होंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के पावर 0 होता है बेटा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके ये जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन 29, हायर ऑर्डर मोर देन 3 रिएक्शन आर रेयर ड्यू टू। बेटा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में देखने को मिलता है। क्यों होता है तो बता दें आपको कि देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आपस में कोलाइड्स करने चाहिए, साइमल्टेनियसली कोलाइड्स होना चाहिए।
लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स या उसके आगे जाने पर बेटा साइमल्टेनियसली जो कोलाइड्स करने की टेंडेंसी होती है बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो बेटा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, ठीक है ना। इसलिए मोर देन 3 नहीं शो करना चाहता। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट 69.3 मिनट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन फॉर दिस रिएक्शन, है ना बेटा। 50% कंप्लीट होने में इतना चाहिए, तो 50% को हाफ लाइफ ही तो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो पहले के की वैल्यू पता कर लो, तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0.692 अपॉन 69.3। बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है? के इजकल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ मतलब 50% जिस पर कंप्लीट होते टी हाफ ही तो है, तो 69.3 मिनट्स दे दिया बेटा। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.1। अब बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब 50% करा 90% कंप्लीट होने में, तो बेटा फर्स्ट डायनेमिक इक्वेशन लगाई के इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर नॉट अपॉन आर। बस समझ में आ रही बेटा? तो देखिए के की वैल्यू आपको पता हो गया, टाइम पर पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जेई 2010 में पूछा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आई थी? 2.303, यहाँ 3 है। और के की वैल्यू कितनी आई थी? 0.01 आया था कैलकुलेशन करने पर, है ना। लॉग आर नॉट कितना होगा बेटा? 100। जब भी परसेंटेज दिया तो 100 कितना कंप्लीट बेटा? 90% कंप्लीट हो रहा है ना, तो 90% मतलब कितना बचेगा? 10% बचेगा, तो 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 आती है। तो कुल मिला करके इसको जब सॉल्व कर देंगे, इसमें इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा अप्रॉक्स 230.3। कितना आ जाएगा? 230.3। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 जब रख देंगे बेटा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा 2.303 अपॉन 0.01। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में जो केमिकल काइनेटिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज रीजन देखेंगे, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।